जब भी किसी बड़े क्राइम या किसी हाइस्ट का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब टूटे हुए कांच, सायरन की आवाजें। हाँ, और वो भागती हुई गाड़ियां, एकदम अफरा तफरी। बिल्कुल। सिनेमा ने तो हमें यही सिखाया ना कि क्राइम का मतलब ही है अराजकता, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया हो। वही टिपिकल हॉलीवुड केओस। सही कहा। लेकिन आज हम जिस विषय पर अपना ये नया डीप डाइव कर रहे हैं वो इस पूरी इमेज को एकदम उलट देता है। सोचिए एक ऐसे क्राइम के बारे में जो किसी धमाके की तरह नहीं बल्कि एक स्विस घड़ी के चलने की तरह हो। एकदम शांत और प्रिसाइज। एग्जैक्टली। शांत, सटीक, जहां हर पुर्जा अपनी जगह पर काम कर रहा है। आज हम डायरेक्टर बार्ट लेटन की फिल्म क्राइम 101 के उन तमाम पहलुओं और डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने इंडस्ट्री को थोड़ा उलझन में डाल दिया है। ये डॉन विंस्लो के 2020 के नॉवेला पर आधारित है। और उलझन की वजह बहुत साफ है। ये इसके अर्थशास्त्र और इसकी आर्ट के बीच का टकराव है। देखिए, फिल्म का बजट लगभग $90 मिलियन था। बहुत बड़ा बजट है ये। हाँ, बहुत बड़ा। और इसने कमाया कितना? दुनिया भर में सिर्फ $72.5 मिलियन। तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। एक क्लियर बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। बॉक्स ऑफिस बॉम्ब, हाँ। लेकिन ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई आम फ्लॉप फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। आमतौर पर जो फिल्में बुरी तरह पिटती हैं उनमें स्टोरी या डायरेक्शन की कोई बड़ी कमी होती है, पर यहाँ क्रिटिक्स इस फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ, क्रिटिक्स इसे एक बहुत ही बेहतरीन पुराने दौर की याद दिलाने वाली कैरेक्टर ड्रिवन थ्रिलर मान रहे हैं। वही तो, एक ओल्ड फैशन्ड हाइस्ट थ्रिलर विद हार्ट। तो एक तरफ इतनी तारीफ और दूसरी तरफ थिएटर खाली। ये मुझे किसी पुरानी कबाड़ी की दुकान में छिपे हुए एक बेकीमती हीरे की तरह लगती है, जिसे शायद बहुत कम लोगों ने खरीदा, लेकिन जिसने भी देखा, जिसे आर्ट की समझ है, वो इसकी तारीफ कर रहा है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है और इस स्थिति को समझने के लिए हमें लॉस एंजलिस के उस सन ब्लीच्ड बैकग्राउंड में जाना होगा। उस धूप से नहाई हुई एलए की सड़कों पर। एग्जैक्टली। और सबसे पहले बात करनी होगी इसके मेन कैरेक्टर की, क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस हेम्सवर्थ, मतलब लोगों ने थॉर के रूप में बड़ा सा हथौड़ा उठाते और यूनिवर्स को बचाते देखने के आदी हैं। हाँ, पर यहाँ उनका अवतार एकदम अलग है। यहाँ उनकी कास्टिंग ही अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने माइक डेविस का किरदार निभाया है, जिसे कुछ लोग जेम्स भी कहते हैं, जो कि एक जुअल थीफ है, यानी गहनों का चोर। सही कहा। लेकिन ये वो टिपिकल चोर नहीं है जो बंदूक के दम पर बैंक लूटता है। माइक का पूरा काम उसकी डिसिप्लिन पर टिका है। वो एलए के 101 फ्रीवे को अपना रास्ता बनाता है और वो वायलेंस से पूरी तरह बचता है। राइट। बिल्कुल, वो कोई सुराग नहीं छोड़ता और अपने काम को एकदम साइंस की तरह ट्रीट करता है। और इस फिल्म में वो अपना आखिरी बड़ा दाव, अपना फाइनल स्कोर खेलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। एक अहिंसक और अनुशासित चोर का कॉन्सेप्ट पर्दे पर सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब कैसे? मतलब क्राइम अपने आप में ही सोसाइटी के रूल्स को तोड़ने का नाम है। तो एक क्रिमिनल जो खुद नियम तोड़ रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कैसे रख सकता है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या ये बस एक हॉलीवुड फैंटेसी नहीं है कि भाई दर्शकों को एक क्रिमिनल से सिंपैथी फील करवानी है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि माइक का ये डिसिप्लिन किसी फैंटेसी से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल ढाल है। अच्छा, एक ढाल की तरह। हाँ, क्रिटिक्स ने ना इस फिल्म की तुलना माइकल मैन की क्लासिक फिल्मों से की है, जैसे हीट या थीफ। ओह वाओ, हीट तो बहुत बड़ी फिल्म है। बिल्कुल। और इसका रीजन ये है कि इन फिल्मों में क्राइम सिर्फ एक्शन नहीं होता, वो कैरेक्टर की लाइफ का एक तरीका होता है। माइक के लिए ये जो 101 फ्रीवे पर उसकी कैलकुलेटेड मूव्स है या उसका वायलेंस से बचना है, ये मोरालिटी नहीं है। तो फिर क्या है? ये कंट्रोल का मामला है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार अराजक होती जा रही है, उसका ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही उसे सेफ रखता है। ओह, मतलब वो परफेक्शनिस्ट इसलिए नहीं क्योंकि उसे कूल लगना है। एग्जैक्टली। वो इसलिए परफेक्शनिस्ट है क्योंकि एक भी गलती हुई और उसका पूरा सेफ्टी कवर टूट जाएगा। समझ गया। तो ये कोई ऑर्डिनरी चोर पुलिस वाली मूवी नहीं है, ये एक इंसान के माइंड का एनालिसिस है। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो तभी तक चलता है जब तक वो दूसरे लोगों से ना टकराए। हाँ, ह्यूमन एलिमेंट आते ही सब बदल जाता है। वही तो। और क्राइम 101 का असली टेंशन तब शुरू होता है जब माइक की इस परफेक्ट दुनिया में दूसरे किरदार आते हैं। ऐसे किरदार जो
अपनी ही लाइफ के किसी दौराहे तक खड़े हैं। और यहीं से ना फिल्म अपने उस $90 मिलियन के बजट को जस्टिफाई करना शुरू करती है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ कार चेस पर नहीं गया, एक बहुत ही सॉलिड एन्सेम्बल कास्ट पर खर्च हुआ है। जैसे हैले बेरी का कैरेक्टर। बिल्कुल, हैले बेरी ने शैरन का रोल किया है। शैरन का कैरेक्टर ना सच में बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। नहीं, वो तो एक हाई एंड इंश्योरेंस ब्रोकर है। वही तो, एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वुमन जो अपनी जॉब और लाइफ की उस बोरिंग रूटीन से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो इस हाइस्ट में शामिल हो जाती है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? ये पॉइंट मुझे बहुत हिट किया। आज के टाइम में कॉर्पोरेट बर्नआउट एक रियल प्रॉब्लम है। लोग अपनी डेस्क जॉब से इतने पक जाते हैं, उन्हें लगता है लाइफ का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो क्या एक पढ़ी लिखी इंश्योरेंस ब्रोकर का क्राइम की दुनिया में आना उस कॉर्पोरेट फ्रस्ट्रेशन का एक एक्सट्रीम लेवल नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो शैरन का कैरेक्टर उस फ्रस्ट्रेशन का बिल्कुल एक एक्सट्रीम रूप ही है। वो पैसों के लिए इस क्राइम में नहीं आ रही है। हाँ, उसके पास तो जॉब है।